मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जो है एक बड़े दल के रूप में उभरी और प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। इसमें थोड़ा सा संशोधन आप लोग कर लें। कल जो हमने पहला जो वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, एक दल के प्रभुत्व के दौर का, उसमें मैंने आपको बताई थी कि प्रथम चुनाव में 464 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, तो वो गलती बस हो गया था। इसमें अपन इसको क्या करेंगे, 364 कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज है, बस वो गलती से मेरे दिमाग से स्किप हो गया था और 3 की जगह 4 मैंने लिख दिया था। तो जो कांग्रेस पार्टी को प्रथम चुनाव में सीटें मिली थी वो 364 मिली थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि भाई अपना कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा इन 3 चुनावों में, उसके पीछे कारण है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा हो। हम विश्व में अन्य जगह जब दृष्टि दौड़ाएंगे, अपनी नज़र दौड़ाएंगे, तो विश्व के अन्य देशों में भी जो है एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर रहा है, लेकिन वो अलग तरीका था। भारत में अलग कारण थे, यानी उन्होंने जो लोकतंत्र, एक पार्टी का शासन रहा, उसके पीछे लोकतंत्र को तिलांजलि दे दी, यानी लोकतंत्र के कीमत पर वहाँ एक पार्टी का शासन रहा। पर भारत में ऐसा नहीं था। भारत में कांग्रेस सर्वजन प्रिय पार्टी थी, इसलिए लोग तो उसमें लोकतंत्र की ताक पर नहीं बल्कि जनता की सहमति से एक दल का प्रभुत्व रहा। तो आओ हम चलते हैं, कुछ देखते हैं कहाँ भी था। तो चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में, वहाँ संविधान में ये कहा गया कि एक ही पार्टी को स्थान है, दूसरी पार्टी है ही नहीं। जैसे चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही अनुमति है, वही पूरी ऊपर से नीचे तक काम करती है। तो फिर दूसरी पार्टी तो, हालांकि उसमें अभी परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ विगत शुरुआत के दौर से कई वर्षों तक जो है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व रहा। आज भी रहता है, हालांकि चुनाव तो और भी पार्टियां अब शुरू हो गई हैं उसमें, लेकिन इसी को मिलता है। तो इस प्रकार से इन लोगों के संविधान में ये व्यवस्था थी कि दूसरी पार्टी होगी ही नहीं। तो यहाँ लोकतंत्र कहाँ रहा? जब दूसरा पार्टी नहीं होगी तो फिर तो व्यक्ति में चुनना है, किसी पार्टी के इस व्यक्ति को चुन लो या इसको चुन लो, या वो भी संभव नहीं होता। वो भी आयोजित होता है पूरा पार्टी में, जैसा जिसका कद होता है वैसे उसको पद मिलता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र की कीमत पर जो है ये एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, हम कह सकते हैं इन देशों में। दूसरा एक और देखेंगे हम, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सैन्य उपायों के कारण या फिर कानूनी उपायों के द्वारा जो है ऐसा हुआ कि वहाँ एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा। कुछ समय पहले तक हम देखते हैं कि मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी एक पार्टी का प्रभुत्व वाले देश रहे। हालांकि यह चुनाव होते थे पर जीतती एक ही पार्टी थी। तो ये तानाशाही कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो इसको पूरी तरह हम लोकतंत्र की बहाली नहीं कहेंगे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। कांग्रेस को इन देशों के उससे जोड़कर हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में क्यों उभरी, उसका प्रभुत्व क्यों रहा, उसके पीछे कारण ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है कंधे से कंधा मिलाकर लड़े सारे लोग, और कांग्रेस एक मंच बन गई थी जिसके माध्यम से ये सारी चीजें चल रही थी। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। तो लोग उससे पहले से ही जुड़े हुए थे, अलग से कार्यकर्ता बनाने की जरूरत नहीं थी, हर छोटा बड़ा व्यक्ति जो है उससे जुड़ा हुआ था। तो हम माने कांग्रेस के प्रवृत्ति की, अगर हम प्रकृति की बात करें तो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के वारिस के रूप में उभरी थी। इसीलिए जो है उसको एक सर्वजन का कहते हैं कि समर्थन प्राप्त था, ना कि कोई तानाशाही के चलते, ना कि लोकतंत्र की शर्त पर, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज थी जो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा उन 3 चुनावों में या विगत और भी वर्षों में रहा। तो एक तो ये था कि कांग्रेस पार्टी जो है 1885 में बन गई थी, ठीक है, बन गई थी। तो उसका एक जनाधार था, एक संविधान था, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए प्रारंभिक व्यवस्था में उसको करते करते काफी समय हो गया था। करीब 85 साल के करीब 80 से ज्यादा साल हो गए थे उस पार्टी को बने हुए जब भारत स्वतंत्र हुआ, है ना। तो इसीलिए उनको जो है 70 साल 60 साल उनको मिल गए। 60 साल का मौका बहुत बड़ा होता है जब भी कोई पार्टी जो है अपने आप को स्टेबल कर ले, जबकि और जो पार्टियां बनी थी वो बाद में बनी थी, है ना, स्वतंत्रता के बाद बनी, स्वतंत्रता के बाद।
तो कांग्रेस पार्टी को इसीलिए एक इकलौती और अव्वल रही, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए रहती हैं, जो सुधार करने होते हैं, जो जनाधार बनाना होता है, जो सब चीज़ें हैं वो पहले से ही थी। उसको करीब 60 साल के करीब, तो कम से कम 60-65 साल हो गए थे अस्तित्व में रहते हुए। फिर सारा जनाधार मिला हुआ था और वो स्वतंत्रता आंदोलन की वारिस के रूप में भी जानी जाती थी कि वो एक मंच था। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जनाधार प्राप्त था, समर्थन प्राप्त था। और हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं उस समय तक जो मतदाता थे वो साक्षर नहीं थे, तो जो सोच और दृष्टि है वो भी एक होता है ना कि बना बनाया पहले से जनमत है, उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। तो ये कुछ कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी जो है अव्वल रही। उसके अलावा हम देखें कि इसमें और भी चीजें हैं। कांग्रेस एक सामाजिक विचारधारा गठबंधन के रूप में, आगे हम देखते हैं इसमें कांग्रेस एक विचारधारा या गठबंधन के रूप में तो इसके अंतर्गत हम देखें कि कांग्रेस चूंकि एक पार्टी नहीं थी बल्कि एक विचारधारा के रूप में काम करती थी। इसमें पहले शुरुआती दौर में जब 1885 में इसका गठन हुआ था, तब कुछ पढ़े लिखे अगड़ी जाति के लोग, कुछ शिक्षित वर्ग ही इसमें, कुछ उद्योगपति ही इसमें जुड़े थे। लेकिन जैसे ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन चला, उस समय सारे लोग उससे जुड़ गए और फिर कांग्रेस पार्टी में एक किसान, एक मजदूर, एक व्यापारी, एक उद्योगपति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पेशेवर वकील, ये सारे लोग जो है इसमें जुड़ गए। तो अब कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, विचारधारा थी जिसके माध्यम से सारे लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। उसके अलावा एक और चीज थी कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे लोग थे जिनकी अपनी गठबंधन थी, अपने संगठन थे, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के मंच पर खड़े थे क्योंकि उनको लगता था एक ऐसा मंच है जहां से अपनी बात साझा की जा सकती है। तो इसमें कई गठबंधन भी थे अंदर, कई अन्य संगठन थे, जिनके अपने संविधान थे, उनका संगठनात्मक ढांचा था, फिर भी वो कांग्रेस के साथ थे, है ना। तो इस प्रकार से ये गठबंधन और विचारधारा, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं रह गई थी उस समय तक, हर जनमानस, छोटा बड़ा सभी कुछ, मजदूर, किसान, कारीगर, हर कोई जुड़ा हुआ था, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति और जमीन से जुड़ा हर व्यक्ति जो है इसका सदस्य था। सब मिलकर एकता के लिए एकत्रित होकर, एक होकर, संगठित रूप से हर जाति वर्ग का व्यक्ति इसमें समाहित था। और कई गुटों में, ये कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है, कई गुटों में बटी हुई थी। हम कहें तो यहाँ राष्ट्रवादी, है ना, उदारवादी, उसके अलावा गर्मपंथी, है ना, नरमपंथी, और इसी प्रकार दक्षिणपंथी, वामपंथी, सभी विचारधारा वाले लोग जो है इसके अंदर जुड़े थे, लेकिन वो अलग नहीं हुए थे, टूटे नहीं थे, कांग्रेस के साथ जो है जुड़े हुए थे। तो इसको हम देखेंगे कि कांग्रेस एक विचारधारा या गठबंधन के रूप में भी काम कर रही थी, जिसकी वजह से जो है इसका जो आधार था, जनाधार था, वो बहुत व्यापक था, है ना। और उसके अलावा हम देखेंगे गुटों में तालमेल और सहनशीलता, यानी गुटों के अंदर जो है काफी तालमेल था और आपस में बहुत सहनशीलता थी, जिसके लिए उसकी प्रकृति ऐसी थी कि उसमें कई लोग थे जो कई गुटों में बटे हुए थे। यानी लोग जो है, हम बात करेंगे गुटों में तालमेल और सहनशीलता कैसे था। तो चूंकि अन्य गुटों में बटे थे, मैंने पहले भी बताया कि जब सूरत की फूट पड़ी और गर्मपंथी, नरमपंथी अलग अलग हुए थे, इसी प्रकार से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसी में से निकल के बाद में विपक्षी पार्टी बनी, है ना। तो अन्य छोटे छोटे दल भी इसमें समाहित थे, उनकी विचारधारा वाले लोग भी थे, लेकिन उनमें तालमेल अच्छा था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही कांग्रेस को ये था, एक बड़प्पन था कि सबको समाहित करके चलने की उसके अंदर कला थी, जिसी के चलते वो इतना बड़ा मंच बनी। और हम बात करें कि कांग्रेस में जो है गठबंधनी स्वभाव ने जो है उसकी ताकत दी,
ताकत बना, ना कि कमजोरी। और हर मसले पर संतुलन साध कर चलती थी। और जो टकराव था यानी जो गुट बने हुए थे वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते थे, यानी हर कोई चाहता था कि हमें ये पद मिले, हम इस पद पर आसीन हों, तो ये सभी की रहती है। लेकिन कांग्रेस सहनशील थी, उसमें आपस में सामंजस्य बना के संतुलन साध कर चलने की कला थी, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं बल्कि बढ़ती गई। और लोगों ने समझा कि अलग से पार्टी बनाने से तो अच्छा है कि एक गुट के से हम दूसरा गुट जो है लड़ता रहे और विजित हो, यानी अपनी विचारधारा को लेकर हम दूसरे गुट से पार्टी के अंदर ही लड़ लेंगे, ना कि पार्टी से टूटकर अलग पार्टी बनाकर। तो इस प्रकार से जो विपक्षी दल थे उनको भी बहुत संशय वाली स्थिति थी, वो भी बड़े चक्कर में पड़ते थे कि इसको कैसे डिफीट दी जाए, क्योंकि ये सभी को समाहित कर लेते हैं, लोगों के जो दूसरे विरोधी विचार हैं उनको भी समाहित कर लेते हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। हालांकि सारी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते थे, लेकिन कम से कम इतना बड़ा अपना दृष्टिकोण तो रखते थे कि दूसरे की बात सुनने की उसमें क्षमता थी, सहनशीलता थी, सुनी जाती थी, समझी जाती थी। और वही कई वर्षों तक एक गुट दूसरे गुट पर हावी रहे, लड़ते रहे, अंदरूनी रहा, लेकिन ये कमजोरी नहीं बना, उसकी ताकत बना, उसने टूटने नहीं दिया, है ना। और इसीलिए ये सहनशीलता जो है उसके लिए फायदा साबित हुई, है ना। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी चलती है, इनमें टकराव के होते हैं, ये सब चलते हैं, लेकिन गठबंधनी स्वभाव के कारण सभी के प्रति ये सहनशील थी। और इसमें विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला, विभिन्न गुटों को बढ़ावा मिला, है ना। विभिन्न गुट जो है इसमें आके अपने इसकी छत्र छाया में पले और विचाराधार पर सरोकार की वजह से बने थे। लेकिन अक्सर गुटों के पीछे महत्वाकांक्षा थी, यानी कहीं ना कहीं, हालांकि वो बात ये करते थे कि हमारी विचारधारा इनसे मेल नहीं खाती, लेकिन मेनली बात ये होती थी कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते या महत्वाकांक्षा के चलते जो है वो अन्य गुटों में जो है बट गए थे। लेकिन कांग्रेस के अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों से मिलकर बनी थी। कांग्रेस की विभिन्न इकाइयां कैसे बनी थी? विभिन्न गुटों से, यानी जो प्रांतों में सरकार चल रही थी वो कई गुटों से मिलकर बनी थी, है ना। लेकिन फिर भी वो गठबंधन की राजनीति के चलते जो है उनका भारी भरकम पार्टी का स्वरूप था और दूसरी पार्टियां सिर्फ वो देखती रह जाती थी कि कैसे इनको करें। हालांकि वो साथ, जैसे क्या होता है कि एक विचारधारा को, जो पार्टी विपक्षी पार्टी है वो एक विचारधारा को साधती है कि आप आ जाओ, हम आपको पद देंगे, स्थान देंगे, आपकी विचारधारा को महत्व देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो दोनों ही विचारधाराओं से संपर्क साधती थी, दोनों को खुश रखने की कोशिश करती थी, उनकी बात सुनती थी और यथासंभव, हालांकि पूरी नहीं सुलझा पाती थी, पर यथासंभव उनकी बात सुनकर समझौते के द्वारा या गठबंधन के द्वारा कुछ किसी भी देन के प्रकार दोनों गुटों से जो है उसको बराबर से उनको रखने की कोशिश करती थी। इसीलिए उसका जो है जनाधार बहुत बड़ा था। तो लोग भी सोचते थे कि अलग से पार्टी बनाएंगे, उससे अच्छा ये है कि इसी पार्टी में एक दूसरे से लड़ बढ़कर अपनी बात मनवाएंगे, अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। इसी के चलते जो है कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रभुत्व है कई वर्षों तक रहा और आज भी है। गठबंधन की राजनीति तो आज भी है। 1989 के बाद तो गठबंधन ही सरकार बन रही है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व जो है उसकी सहनशीलता की वजह से, उसके समायोजन की वजह से, उसके जनाधार बहुत मजबूत होने की वजह से, विभिन्न विचारधाराओं को अपने में समायोजित करने वाली शक्ति के रूप में, इस संतुलन के रूप में ये जो जानी जाती है, इसीलिए उसका प्रभुत्व इतने वर्षों तक रहा। हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना, कि एक सहनशीलता थी। और ये सब अभी से नहीं थी, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से एक मंच पर खड़े हो गए। कांग्रेस जो है एक मंच बन गया था जिसमें लोग अभिव्यक्ति देते थे अपनी। तो विभिन्न गुट थे, चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो या अन्य भी बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी उसमें थे, सभी लोग थे उसमें पार्टी में उस समय, और वो कांग्रेस के मंच के रूप में वहाँ खड़ा होकर अपनी बात कह सकते थे। इसीलिए ये पार्टी इतनी सशक्त बनी और इतने दिनों तक जो है एक क्षेत्र राज्य किया। तो अभी मैं यही पर ये वीडियो समाप्त करती हूँ। कल हम मिलेंगे अन्य जो पार्टियाँ थी या केरल में जो सत्ता आई थी कम्युनिस्टों की, वो कैसे आई थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ और आप भी अपना पूरा योगदान दें। नमस्ते सभी।